हेलो इंडिया। आ गया हूं जीएसटी की अमेंडमेंट्स पार्ट 2 लेकर, फाइनल पार्ट। और फर्स्ट पार्ट में जो अमेंडमेंट्स करी होंगी, आई होप आप लोगों ने रिवाइज कर लिया है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था अमेंडमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आज की जो अमेंडमेंट्स है वो लगभग लगभग 1 घंटे के अंदर निपट जानी चाहिए। और रजिस्ट्रेशन, रिटर्न्स, इनवॉइस, ई वे बिल, पेमेंट ऑफ जीएसटी को लेकर है। असाइनमेंट बुकलेट जो ये बैकग्राउंड मटेरियल है, ये ऑलरेडी आपको लिंक में मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं जीएसटी अमेंडमेंट्स पार्ट 2। रजिस्ट्रेशन के टॉपिक से शुरू करते हैं। रजिस्ट्रेशन में आप लोगों को याद होगा, आज से लगभग लगभग 2-2.5 साल पहले अमेंडमेंट आई थी कि जो 20 लाख की लिमिट है वो 40 लाख कर दी जाएगी। एक्सक्लूसिव गुड्स प्रोवाइडर्स, एक्सक्लूसिव गुड्स सप्लायर्स के लिए लिमिट 40 लाख कर दी जाएगी। यस, उस 40 लाख में लेकिन कुछ ऐसे गुड्स थे, अगर वो आप प्रोवाइड करेंगे, वो आप सप्लाई करेंगे तो 40 लाख की लिमिट नहीं मिलेगी। वो गुड्स कौन से थे? आइकीम, आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको एंड टोबैको मैन्युफैक्चर्ड सब्स्टिट्यूट्स। इसमें ये भी हम चीज कर चुके हैं, 4 नए गुड्स 1/4/2022 से ऐड कर दिए गए थे। फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश एग्रीगेट्स, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स, फॉसिल मिल्स और सिमिलर सिलिकियोस अर्थ्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्धन और रूफन टाइल्स। ये बात हमने चर्चा करी थी कॉम्पोजिशन स्कीम में भी। इन 4 प्रोडक्ट्स वालों को कॉम्पोजिशन स्कीम भी नहीं मिली थी, 10(1) और 10(2) वाली, और उनको एक्सक्लूसिव गुड्स का 40 लाख का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। तो नटशेल में ये हम ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं। फिर भी एक अमेंडमेंट है क्या कि 7 गुड्स ऐसे हो गए हैं, 7 गुड्स ऐसे हो गए हैं जहां पर 40 लाख की लिमिट नहीं है। तो सर जी कौन सी लिमिट लगेगी? 20 लाख की और 10 लाख वाली। क्लियर? ये बात याद रखना। इसका चार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस क्लासेस में कर चुके हैं, कहां पर 20 है, कहां पर 10 है। मैं उन चर्चाओं में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मेरा पर्पस सोलली बच्चों अमेंडमेंट्स पे डिस्कशन करना है। एक बात और याद रखनी है, फ्लाई ऐश एग्रीगेट्स में मिनिमम 90% की क्राइटेरिया था, 90% फ्लाई ऐश होनी चाहिए, ये आया था। तो अगर मिनिमम 90% सप्लाई थी तो आप एलिजिबल नहीं थे, लेकिन 80% सप्लाई थी तो आप एलिजिबल थे। जो एग्रीगेट होता है उसमें मिक्स करके फ्लाई ऐश और अदर इंग्रेडिएंट्स को फ्लाई ऐश का वो बनाया जाता है, एग्रीगेट मिक्सचर। लेकिन अगर अब ये कंडीशन डिलीट हो गई है 19 जुलाई 2022 से, तो इफेक्टिव पोजीशन क्या है सर? इफेक्टिव पोजीशन ये है, 3 लोगों को तो 40 लाख की लिमिट नहीं मिलेगी और इन 4 लोगों को भी 40 लाख की लिमिट नहीं मिलेगी। अब इस फ्लाई ऐश एग्रीगेट के अंदर 90% फ्लाई ऐश हो, 80% फ्लाई ऐश हो, जो भी फ्लाई ऐश एग्रीगेट सप्लायर है, कंटेंट ऑफ फ्लाई ऐश 10% हो, 25% हो, 90% हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। पहले क्या था, 18 जुलाई तक जिनका सप्लायर ऑफ फ्लाई ऐश एग्रीगेट जो था, मिनिमम 90% क्राइटेरिया था फ्लाई ऐश का, यानी कि 18 जुलाई तक आप 70% वाला अगर फ्लाई ऐश एग्रीगेट सप्लाई करते तो आप एलिजिबल थे, 90% वाले के लिए एलिजिबल नहीं थे। तो इसको मैं सरल भाषा में ये बोल दूं, फ्लाई ऐश एग्रीगेट अगर आपने सप्लाई किया है 1/4/22 से 18/7/2022 वाले जो सप्लायर्स हैं, मिनिमम 90% क्राइटेरिया था, उनके लिए एलिजिबल नहीं थे। जिनका 90% से लेस था वो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए भी एलिजिबल थे और 40 लाख की लिमिट के लिए भी एप्लीकेबल थे। लेकिन अगर 19/7/2022 से बात करें तो फ्लाई ऐश एग्रीगेट वर्ड ही लिखा हुआ है, अब परसेंटेज इररेलेवेंट है, तो ना वो कॉम्पोजिशन स्कीम में आएंगे, ना वो हायर 40 लाख की लिमिट लेने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है बच्चों, सेक्शन 29 याद करिएगा। सर हमें सेक्शन याद नहीं रहते हैं, कोई इसका तरीका बताओ। तरीका ये है, कंटेंट पे याद करने की ज्यादा सोचो, सेक्शंस मोटा मोटा याद करने की सोचो। सब सेक्शंस की मुझे लगता है कि आप बच्चे अभी बड़ा मुश्किल रहेगा। तो सेक्शन 29 याद रखिएगा, उसके अंदर हमने पढ़ा था कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। उस कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन में अगर आप रिटर्न फाइलिंग नहीं करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल होना तय है। लेकिन उसमें क्या बदलाव था, अगर हम एग्जिस्टिंग प्रोविजंस की बात करें,
एग्जिस्टिंग प्रोविजन में लिखा था कि कॉम्पोजिशन स्कीम वाला अपनी रिटर्न 3 कंसेक्यूटिव पीरियड के लिए ना भरे, लेकिन आपको ये पता होगा जो कॉम्पोजिशन डीलर है उसकी जो रिटर्न होती है वो पहले क्वार्टरली होती थी, लेकिन वो होती है एनुअली, उसकी रिटर्न होती है एनुअली, और वो फॉर्म होता है GSTR 4। GSTR 4 तो उसमें अब क्या बदलाव है, 3 साल की कंसेक्यूटिव रिटर्न्स, दैट इज टू मच। इसलिए गवर्नमेंट ने कह दिया अगर उनकी जो फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न है 3 महीने तक फाइल ना हो ड्यू डेट से, और क्या ड्यू डेट होती है GSTR 4 की, GSTR ड्यू डेट 4 की होती है 30th अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, 30th अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 22-23 है तो जितने भी कॉम्पोजिशन स्कीम वाले डीलर्स हैं, पर्सन्स हैं, उनको रिटर्न फाइल करनी है 30th अप्रैल 23 तक। 3 महीने का डिले हो चुका है, यानी कि अप्रैल के बाद मई, जून और जुलाई, यानी कि अगर 31/7/2023 तक भी भर देते हैं तो बख्श दिया जाएगा, अदरवाइज उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल हो सकता है अगर उन्होंने 31/7 तक रिटर्न फाइल नहीं करी। सो अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 हैज नॉट फर्निश्ड अ रिटर्न फॉर अ फाइनेंशियल ईयर beyond 3 months from the due date of furnishing the said return। तो अगर 3 consecutive tax period के return, that will 3 years, that's too much। मतलब इतना बड़ा क्राइम करोगे जब सजा मिलेगी, छोटे क्राइम भी तो होते हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने यही कह दिया कि 3 महीने का अगर डिले हो जाएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल हो सकता है अंडर सेक्शन 29। सर जी नॉन कॉम्पोजिशन डीलर्स के लिए क्या था, उनके लिए लॉ में लिखा था 6 कंटिन्यूअस पीरियड्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए उन्होंने रिटर्न फाइल ना करी हो, 6 मंथ्स के लिए। लेकिन नॉन कॉम्पोजिशन स्कीम में QRMP भी तो है, नॉन कॉम्पोजिशन स्कीम में QRMP भी तो है, तो 6 मंथ्स कैसे हो गया। तो इसलिए गवर्नमेंट ने थोड़ा सा वहां पर चेंज कर दी लैंग्वेज को, और यहाँ पर रूल 21 में लिख दिया कि भाई अगर आप QRMP में है तो 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स, वही 6 मंथ्स बन गए ना, 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स का आपका डिफॉल्ट चल रहा है, और नॉन QRMP में है, नॉन QRMP में है तो आपका 6 मंथ्स का डिफॉल्ट कंसेक्यूटिव का चल रहा है रिटर्न फाइलिंग में। तो ये बात रूल 21 में डाली गई है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ रूल 21 की बात ये रही। हाँ जी, 1/10/2022 से रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू फाइल रिटर्न 39(1) फॉर ईच मंथ और पार्ट देयर ऑफ मंथली रिटर्न फाइलर जो नॉन QRMP में है हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न फॉर कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, 6 मंथ्स तक कंटिन्यूअस रिटर्न नहीं भरी है, और क्वार्टर रिटर्न फाइलर्स QRMP वाले हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 2 टैक्स पीरियड। तो जो QRMP वाले हैं 2 क्वार्टर तक रिटर्न फाइल नहीं करी है, और नॉन QRMP वालों ने 6 महीने तक रिटर्न फाइल नहीं करी है, तो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज लायबल फॉर कैंसिलेशन। तो ये बात याद रखना। तो पहले क्या था, 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड वर्ड लिखा था, तो इंटरप्रिटेशन ये आ रही थी 3 साल तक रिटर्न ना फाइल करो कॉम्पोजिशन डीलर ने, दैट इज टू लॉन्ग डिफॉल्ट, तो गवर्नमेंट का 3 महीने डिले हो जाएगा। और जो नॉन कॉम्पोजिशन वाले हैं QRMP वाले, उनका 6 मंथ का मतलब हो गया 2 सक्सेसिव क्वार्टर्स, और जो नॉन QRMP वाले हैं उनके लिए 6 यानी कि 6 मंथ्स तक उन्होंने कंसेक्यूटिवली रिटर्न सेक्शन 39 में फाइल ना करी। हाँ जी, बढ़ते हैं आगे। रूल 21A में लिखा हुआ है कि आपका एप्लीकेशन जिस दिन आप फाइल करेंगे कैंसिलेशन के लिए, आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सस्पेंड हो जाएगा, या अगर स्यूमोटो प्रोसीडिंग्स शुरू की हुई हैं क्या कहते हैं प्रॉपर ऑफिसर ने कैंसिलेशन के लिए, तो वो भी सस्पेंड कर सकता है। इसी तरीके से जब आपकी कैंसिलेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो सस्पेंशन रिवोक हो जाएगा, या प्रॉपर ऑफिसर भी चाहे तो बीच में कभी रिवोक कर सकता है। तो पहले तो कैंसिलेशन की प्रक्रिया शुरू होती है, आपका सस्पेंड हो जाता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कैंसिलेशन पूरी होती है तो रिवोक हो जाता है। बात समझ आ रही है ना मेरी बात? अच्छा, अभी ऑटोमेटिक रिवोकेशन की कोई बात लिखी हुई नहीं थी, क्योंकि रिटर्न्स पेंडिंग थी आपकी कॉम्पोजिशन स्कीम वाले पर्सन की, QRMP वाले स्कीम पर्सन की, नॉन QRMP वाले स्कीम पर्सन की। अगर वो अपने रिटर्न्स का डिफॉल्ट ठीक कर दे तो ऑटोमेटिकली उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो सस्पेंडेड था, क्योंकि कैंसिलेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, वो डीम्ड टू बी रिवोक हो जाएगा। तो एक डीम्ड रिवोकेशन का नया कॉन्सेप्ट डाला गया है, क्या कि डीम्ड रिवोकेशन of suspended GST registration upon furnishing of all the pending returns by the taxpayer, Rule 21A amended।
ठीक है ना जी। अब रिकैप करते हैं, आप कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या प्रॉपर ऑफिसर अपने आप कैंसिलेशन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। दोनों ही केसेस में जब आप अप्लाई करते हैं आपका कैंसिलेशन की, जब आप अप्लाई करते हैं कैंसिलेशन के लिए तो वो सस्पेंशन शुरू हो जाती है, या प्रॉपर ऑफिसर खुद ही प्रक्रिया शुरू कर दे तो सस्पेंशन शुरू हो जाता है। लेकिन वो सस्पेंशन खत्म जब होगा, या तो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया जाए तो वो उस दिन आपका रिवोक हो जाएगी सस्पेंशन, क्योंकि अब तो कैंसिल ही कर दिया, बात ही खत्म हो गई। या बीच में भी उसको लगे डीम फिट कि मैं सस्पेंशन को खत्म करना चाहता हूं तो वो सस्पेंशन को रिवोक कर सकता है। ऑटोमेटिक रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन की बात नहीं थी। रिटर्न डिफॉल्ट करने के कारण प्रक्रिया शुरू हो जाती है, सस्पेंड हो जाता है, तो जब आपने रिटर्न का डिफॉल्ट ठीक कर दिया तो ऑटोमेटिकली सस्पेंशन रिवोक भी हो जाएगा। हाँ ऑब्वियसली वो कैंसिलेशन पूरा हो ना गया हो, सस्पेंशन है, कैंसिलेशन पूरा हो चुका है, फिर वो कैसे रिवोक होगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिक रिवोक नहीं होगा ना। तो ये लास्ट लाइन आप ये पढ़ लीजिए। हाँ जी, सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, suspension of registration under sub rule 1 और sub rule 2 और sub rule 2A shall be deemed, ये rule 21A की बात कर रहे हैं, deemed to be revoked upon completion of all the proceedings by the proper officer, rule 22, and such revocation shall be effective from the date of suspension has come into effect। तो जिस दिन से सस्पेंशन हुआ था उसी से deemed to be revoke होगा। हाँ जी, registration has been suspended under 21A2A for contravention of the provision of B or C of 29(2), ये वही वाली बात है, रिटर्न फाइलिंग वाली बात, and the registration has not been cancelled by the proposition 22, suspension of the registration shall be deemed to be revoked upon furnishing of all the pending returns। ठीक है था, तो अभी तक ऑर्डर कैंसिलेशन का पास नहीं किया था, रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड ही चल रहा था, आपने रिटर्न फाइल कर दी, ऑटोमेटिकली रिवोक। हाँ जी ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है मुन्ना, ये तो हमने कर लिया, अमेंडमेंट्स रिलेटिंग टू द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। इसमें भी कोई ज्यादा डरने वाली बात नहीं है, आपको याद होगा लगभग साल 2 साल हो गए इस बात को, सारे आधार लिंक्ड रजिस्ट्रेशन कर रही है गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि बोगस रजिस्ट्रेशन बहुत सारे हो जाते थे जीएसटी में, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये लगता है कि हर रजिस्ट्रेशन को आधार से लिंक कर देंगे तो जो बोगस रजिस्ट्रेशन है वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस लोग ले लेते थे, आधार को डुप्लीकेट किया नहीं जा सकता था। तो दो ऑप्शंस होती हैं, जो आधार ऑथेंटिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं उनका तो आधार से लिंक करके गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन कर देती है, और जो लोग आधार ऑथेंटिकेशन नहीं लेते हैं तो उनका फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। आधार ऑथेंटिकेशन के अंदर जो आपका ईमेल आईडी होता है और जो आपका फोन नंबर होता है उसमें ओटीपी के थ्रू काम हो जाता है, लेकिन लोग दिमाग बहुत तेज चलता है, उसमें भी बहुत सारे फ्रॉड्स निकल के आ रहे थे, तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा आधार ऑथेंटिकेशन में भी हम कुछ ऐसी रिस्क वाले जो केसेस होंगे जहां पर लग रहा है गड़बड़ी की चांसेस है, उसमें भी हम बोलेंगे कि आप फिजिकली आइए, अपने बायोमेट्रिक्स चेक करवाइए और आपकी रियल फोटोग्राफ खींची जाएगी। तो अब तरीके से 3 टाइप का कॉन्सेप्ट आ गया, एक फिजिकल वेरिफिकेशन अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए अप्लाई नहीं किया, और आधार ऑथेंटिकेशन में भी 2 टाइप के ऑथेंटिकेशन है, एक ओटीपी बेस्ड हो गया और एक आपका रिस्क बेस्ड, अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि हाई रिस्क केस है वहां पर उस केस में बोलेंगे जी आओ फिजिकली आओ, अंगूठा लगाओ, रेटिना स्कैन करवाओ, फोटोग्राफ लेंगे और अपने डॉक्यूमेंट जो आपने सबमिट किए तो उनकी हार्ड कॉपीज भी ले आइएगा। हाँ जी, तो रूल 8 और 9 में इस बारे में गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट्स करी हैं, तो इसका डिटेल्ड ये चीजें हैं, आप पढ़ सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज है जो मुझे बतानी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाली लाइन जो डार्क में मैंने हाईलाइट करी है यहाँ पर, रिस्क बेस्ड बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट्स पायलट प्रोजेक्ट गुजरात में स्टार्ट किया गया है। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ द हाई रिस्क एप्लीकेंट्स who opt for authentication of Aadhaar number has been introduced on a pilot basis, टेस्ट बेसिस पे गुजरात में इशू किया। तो अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो ओटीपी बेस्ड होता है, वो तो बढ़िया है, लेकिन उसमें भी अगर हमें लग रहा है तो हम ओटीपी से काम नहीं चलेगा भाई, दर्शन दे दो, आंखें बायोमेट्रिक्स दिखा दो अपने। हाँ जी, एन एप्लीकेंट हु हैज ऑप्टेड फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर
and is identified on the common portal based on data analysis and risk parameters। क्योंकि आजकल सब चीज कंप्यूटराइज्ड हो गई है, तो डेटा एनालिटिक करके और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पता लग जाता है कि कहीं ना कहीं ये इस केस के अंदर हमें लग रहा है गड़बड़ी का आशंका है। शैल बी फॉलोड बाय बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन एंड टेकिंग फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट where the applicant is an individual or such individuals where the applicant is not an individual, along with verification of the original copy of the documents uploaded with the application form GST REG01 at one of the notary facilitation center. The application shall be deemed to be completed only after, yes, completion of the process laid down thereunder. An acknowledgement shall be issued to the applicant only after completion of biometric based authentication। तो ये आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इसके बारे में कि ये गवर्नमेंट ने उन लोगों के लिए ऑप्ट किया है, हाई रिस्क केसेस हैं जहां पर गवर्नमेंट को लग रहा है कि ओटीपी में भी कुछ इसने गड़बड़ी ना कर दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों मेरा अमेंडमेंट के अंदर टैक्स इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट एंड ई वे बिल। तो रजिस्ट्रेशन के अंदर कहाँ आपको लगा, एक तो कैंसिलेशन के लिए टाइम पीरियड को गवर्नमेंट ने ठीक किया है, क्यूआरएमपी नॉन क्यूआरएमपी कॉम्पोजिशन स्कीम। दूसरा ये बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन का काम किया है और वो 90% वाला जो कॉन्सेप्ट था। और डीम्ड रिवोकेशन, अगर पेंडिंग रिटर्न्स के कारण आपका कैंसिलेशन स्टार्ट हो गई थी प्रक्रिया, सस्पेंशन चल रहा है, अभी कैंसिल हुआ नहीं है तो रिटर्न्स भर दीजिए, सस्पेंशन रिवोक हो जाएगा। ई इनवॉइसिंग की बात हमने क्लास में चर्चा करी थी। ये लिमिट स्टार्टिंग तो 500 करोड़ से हुई थी, घट घट के 1/4/2022 से लिमिट हो गई थी ई इनवॉइसिंग के लिए B2B सप्लाईज के लिए 20 करोड़ और फर्दर इसको 1 अक्टूबर 2022 से घटा के 10 करोड़ कर दिया गया। इनफैक्ट आपकी नॉलेज के लिए आगे ये 5 करोड़ भी हो गई है, लेकिन हमारे लिए 2023 के एग्जाम्स में हमें लिमिट याद रखनी है 10 करोड़ की। तो जहां पर भी ये B2B सप्लाईज होती हैं और किसी भी पुराने फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर वर्ड है ये 2 क्लॉज 6 में होती है, ग्रेटर देन 10 करोड़ है तो आपके लिए ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद बेटा ई इनवॉइसिंग कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, जहां पर ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स के लिए मैंडेटरी नहीं है, बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसी के लिए मैंडेटरी नहीं है, जीटीएस जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी उनके लिए मैंडेटरी नहीं है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज जो देते हैं लाइक जैसे आपका हो गया ना रेलवेज हो गया या आपके एयरलाइन कंपनीज हो गई या आपके कोई और बस चलाते हैं जहाँ पर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन होता है, या ये मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स हो गए, इसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और लोकल अथॉरिटी को भी डाल दिया गया है, उनको भी ई इनवॉइसिंग की जरूरत नहीं है। वो ऑब्वियसली डिक्लेरेशन देंगे, क्या सच टैक्स पेयर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड अ डिक्लेरेशन ऑन द टैक्स इनवॉइस stating that though their aggregate turnover exceeds the notified aggregate turnover but they are not required to prepare an e-invoice। तो उनको वो डिक्लेरेशन अपने फिजिकल इनवॉइस पे बताना है। ठीक है, चलिए वो तो आप डिक्लेरेशन देख लीजिएगा। अब डायनेमिक क्यूआर कोड की बात करें, इसकी कोई लिमिट में तो बदलाव नहीं है, वो तो 500 करोड़ ही है स्टार्टिंग से, ये B2C सप्लाईज में होता है। तो इसमें एक सर्कुलर आया है, सर्कुलर में क्या क्लैरिफिकेशन दिया है, any person who has obtained a unique identity number is not a registered person as per the definition of registered person। तो ये B2C सप्लाईज के लिए होता है डायनेमिक क्यूआर कोड सर। हाँ जी, तो अगर कोई सप्लायर UIN नंबर वाले, ये कौन होते हैं, फॉरेन डिप्लोमेट, फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया में, इंटरनेशनल एसोसिएशंस इंडिया के अंदर, जिनका कोई टैक्सेबल आउटपुट सप्लाई तो वो देते नहीं है, उनको इनपुट सप्लाई पे रिफंड मिल जाता है। तो अगर मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया, हाँ जी, यूएस एम्बेसी इंडिया के अंदर सप्लाई कर रही है उनको कोई गुड्स, यूएस एम्बेसी इंडिया में, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए B2C सप्लाई माना जाएगा, दो दे आर रजिस्टर्ड, लेकिन वो टिपिकल सेंस में रजिस्टर्ड तो नहीं ना, जीएसटी वाला रजिस्टर्ड, GSTN नहीं है ना, उनके पास UIN नंबर है, तो दे आर ट्रीटेड एज B2C सप्लाईज। तो यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज व्हेन दे सप्लाई गुड्स टू UIN नंबर पीपल, रिलायंस इंडस्ट्रीज कोई भी बिजनेसमैन हो, उस केस में B2C सप्लाई माना जाएगा और इशू करना पड़ेगा क्यूआर कोड डायनेमिक। ठीक है, अच्छा कभी कभार क्या होता है पेमेंट के लिए, जैसे पेटीएम का स्कैन दिखा दिया, बाद में उन्होंने
एक इनवॉइस जनरेट किया। पढ़िए जरा, इन सम इंस्टेंसेस ऑफ रिटेल सेल्स ओवर द काउंटर पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर रिसीव ऑन द पेमेंट काउंटर बाय डिस्प्लेइंग द डायनेमिक क्यूआर कोड ऑन डिजिटल डिस्प्ले। अब डायनेमिक क्यूआर कोड अपने उन्होंने मोबाइल पे या अपने स्क्रीन पे दिखा दिया, whereas the invoice along with the invoice number is generated on the processing system being used by the supplier merchant after receiving the payment। तो क्या हुआ जी, डायनेमिक क्यूआर कोड तो दिखा दिया लेकिन उसमें रेफरेंस नंबर नहीं आता इनवॉइस का। तो ये प्रॉब्लम आ रही है कि लिंकेज की प्रॉब्लम आ रही है। जैसे डायनेमिक क्यूआर कोड दिखाया, पेमेंट आ गई, बाद में उन्होंने जो फिजिकल इनवॉइस होता है वो अपने क्यूआरपी सिस्टम, जो भी अकाउंटिंग सिस्टम वो यूज करते हैं उसमें बनाते हैं। इन सच केसेस इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर द मर्चेंट सप्लायर टू प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ इनवॉइस नंबर इन द डायनेमिक क्यूआर कोड। तो इनवॉइस तो उनका अकाउंटिंग सिस्टम बनाता है, डायनेमिक क्यूआर कोड उन्होंने डिस्प्ले कर दिया। तो इसमें गवर्नमेंट क्या कह रही है, आप क्या करें, इसमें गवर्नमेंट कह रही है ईच ट्रांजेक्शन दैट इज receipt of payment from a customer is having a unique order ID sale reference number which is linked to the invoice for the said transaction. The question which arose for consideration is whether in such cases the order ID reference number of such transaction can be provided in the dynamic QR code displayed। वो कहने जी invoice number तो नहीं डाल सकते हैं आप, लेकिन कोई आपका सेल ID नंबर, कोई रेफरेंस नंबर डालें। In such cases it has been clarified that in such cases unique order ID, unique sales reference number which is uniquely linked to the invoice issued for the said transaction। तो इनवॉइस नंबर नहीं आ पा रहा है उस डायनेमिक क्यूआर कोड में, तो सेल आईडी का या कोई रेफरेंस नंबर may be provided dynamic QR code for the digital display as long as the details of such unique order ID sales reference number is linked with the invoice। तो इनवॉइस नंबर नहीं दिखा पा रहे, बेटर अगर दिखा पाए पहले इनवॉइस जनरेट कर लो, नहीं दिखा पा रहे तो उसका कोई यूनिक आईडी नंबर जो इनवॉइस में मेंशन्ड हो सो दैट लिंक किया जा सके। ठीक है, ये बात क्लियर रखना। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा है, द पर्पस ऑफ डायनेमिक क्यूआर कोड टू इनेबल द रेसिपिएंट कस्टमर टू स्कैन एंड पे द अमाउंट टू बी पेड टू द मर्चेंट सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेट सप्लाई। एक इजी वे ऑफ पेमेंट हो जाता है। व्हेन द पार्ट पेमेंट ऑफ एनी सप्लाई हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर रेसिपिएंट आइदर इन एडवांस और बाय एडजस्टमेंट यूजिंग वाउचर, डिस्काउंट कूपन एक्सेट्रा। पार्ट पेमेंट एडवांस में पहले आ चुकी है बिफोर द डायनेमिक क्यूआर कोड इज जनरेटेड। अब डायनेमिक क्यूआर कोड तो जनरेट हुआ नहीं था, एडवांस पेमेंट कस्टमर दे गया था। तो देन द डायनेमिक क्यूआर कोड मे प्रोवाइड ओनली द रिमेनिंग अमाउंट पेएबल बाय द कस्टमर अगेंस्ट इनवॉइस वैल्यू। बाद में इनवॉइस इशू हुआ, बाद में डायनेमिक क्यूआर कोड आया तो बैलेंस का करो, लेकिन बाद में आपको सारी डिटेल्स देखिए, द डिटेल्स ऑफ टोटल इनवॉइस वैल्यू along with the details cross reference of the part payment advance done and the remaining amount to be paid should be provided in the invoice। तो पार्ट पेमेंट आ गई थी, डायनेमिक क्यूआर कोड इशू नहीं किया था, बाद में डायनेमिक क्यूआर कोड पार्ट पेमेंट का होगा, वो सारी रेफरेंसेस, सारी जो ट्रांजेक्शंस हैं उनके जो नंबर्स हैं वो आप इनवॉइसेस में बाद में मेंशन कर दीजिए, ये बात याद रखना। हाँ जी, क्रेडिट नोट की टाइम लिमिट क्या होनी चाहिए? अगर आपको याद हो, क्रेडिट नोट की पहले आईटीसी की टाइम लिमिट होती थी। पहले आईटीसी की टाइम लिमिट होती थी कि नेक्स्ट ईयर के सितंबर की जीएसटी या 3B रिटर्न की डेट और एनुअल रिटर्न की डेट विच एवर इज अर्लियर। 16/4 के अंदर लास्ट सेशन में हमने बताया था आईटीसी की डेट चेंज हो गई है। क्लेम आईटीसी कब तक क्लेम किया जा सकता है, या जिस महीने कंडीशंस पूरी करो उस महीने नहीं ले पा रहे हैं तो जब आप कब तक मैक्सिमम ले सकते हो, 30th नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न। एग्जैक्टली डेट वही कर दी गई है, 30th डेट of the November of the next financial year or filing of the annual return whichever is earlier। तो जो आपकी क्रेडिट लेने की 16/4 की टाइम लिमिट है वही टाइम लिमिट सेक्शन 34 के अंदर क्रेडिट नोट की भी है, टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ क्रेडिट। क्लियर बात? चलिए नेक्स्ट आता है, अगर आप ई इनवॉइस इशू करते हैं तो आपको फिजिकल कॉपी ऑफ द इनवॉइस साथ में जब गुड्स डिलीवर होंगे उसकी जरूरत नहीं है। The question which arose for consideration was whether carrying physical copy of the invoice is compulsory during the movement of the goods in case where suppliers have issued e-invoices. It is clarified there is no requirement to carry the physical copy of the text invoice in case e-invoice has been generated by the supplier. Where e-invoice has been generated, production of the quick reference number code having an embedded invoice reference number electronically for the verification of the proper officer would be sufficient। तो जब आप ई इनवॉइस इशू करते हैं उसके साथ आपको याद रखना है जो क्यूआर कोड है
हाँ, और जो क्यूआर कोड और जो इनवॉइस रेफरेंस नंबर ऑटोमेटिकली होगा ना उस आपके ई इनवॉइस पर, उसी से काम चल जाएगा। नेक्स्ट, हाँ जी, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। ये जो लोग एग्जाम गुड सप्लाई करते हैं और एग्जाम सप्लाईज करते हैं, साथ में टैक्सेबल सप्लाईज करते हैं, और ये किसको कर रहे हैं? अनरजिस्टर्ड डीलर को। तो सेपरेट सेपरेट इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, क्योंकि एग्जाम सप्लाई के लिए होता है बिल ऑफ सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई के लिए होता है टैक्स इनवॉइस। तो अगर आप रजिस्टर्ड को दे रहे हो तो ऑब्वियसली आपको अलग अलग इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी, एक जगह बिल ऑफ सप्लाई जाएगा, एक जगह टैक्स इनवॉइस जाएगा। लेकिन अनरजिस्टर्ड को दे रहे हो सो क्रेडिट तो लेना नहीं है, तो बेटर आप एक ही इशू कर दो। 46A प्रोवाइड्स overriding 46, 49 and 54, a registered person supplying taxable as well exempted goods or services or both to unregistered person may issue a single invoice cum bill of supply for all such supplies। लेकिन प्रॉब्लम क्या था? notwithstanding 46, notwithstanding 49, notwithstanding 54, जो ये नॉन ऑब्स्टनेट क्लॉज था यानी कि ओवरराइडिंग क्लॉज था, तो क्या रूल 46 की कंडीशंस फॉलो नहीं करनी? टैक्स इनवॉइस इशू करते वक्त के जो पर्टिकुलर्स हैं वो होने चाहिए, बिल ऑफ सप्लाई के जो पर्टिकुलर्स है वो होने चाहिए, और रूल 54 के अंदर जो आपका स्पेशल केसेस के होते हैं अंदर इनवॉइसेस वो, तो यानी कि कंडीशन सारी पूरी करनी पड़ेंगी। ओवरराइडिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपने जो पर्टिकुलर्स इनवॉइस किए हैं वो गायब कर दिए। हम ये कह रहे हैं कि दो की जगह एक इशू करो, ना अलग से इनवॉइस इशू करो ना अलग से बिल ऑफ सप्लाई। इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू करो, लेकिन जो रिक्वायरमेंट्स है इनवॉइसेस की और बिल ऑफ सप्लाई की वो आपके इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई में होनी चाहिए। ये बात याद रखें। हाँ जी, नेक्स्ट बेटा, अब ई इनवॉइसिंग के लिए गवर्नमेंट ने बैंक्स को मना कर रखा है कि आपको जरूरत नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी को मना कर रखा है, हमने भी पढ़ा ना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को। तो मुद्दा यहाँ पर ये आता है, अगर कोई गोल्ड का डीलर है जैसे ज्वेलर है, उसके लिए इनवॉइसिंग है, बिल्कुल है। लेकिन अगर बैंक ही अगर गोल्ड की सप्लाई कर रहे हैं, बैंक में तो गोल्ड बेचते हैं, तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि क्या प्रोडक्ट स्पेसिफिक ई इनवॉइसिंग पे छूट है या एंटिटी स्पेसिफिक छूट है? अगर हम केयरफुली देखें, ई इनवॉइसिंग के लिए गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया हुआ है, ई इनवॉइसिंग के लिए गवर्नमेंट ने इन सबको एग्जेम्प्ट किया हुआ है। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, जीटीए है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, ये कुछ भी दें, चाहे गोल्ड दें, सिल्वर दें, प्लास्टिक दें, ये ई इनवॉइसिंग से एग्जेम्प्ट है, क्योंकि एंटिटी एग्जेम्प्ट है, एंटिटी एग्जेम्प्ट है, प्रोडक्ट या सर्विस एग्जेम्प्ट नहीं है। तो यही क्लैरिफिकेशन आई। अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लगता है एग्जाम में पूछ सकते हैं कि देखो, हाँ जी, इन टर्म्स ऑफ नोटिफिकेशन 13/2020 as amended, certain entity sectors are exempted from mandatory generation of e-invoicing as per Rule 48(4). The issue arose for consideration was whether this exemption from mandatory generation of e-invoice is available for the entity as a whole or whether the same is available only in respect of certain supplies. Hereby clarified, said exemption from generation of e-invoice is for the entity as a whole and not restricted by the nature of the supply. A banking company provides banking services may also be involved in making supply of some goods including bullions. The said banking company is exempted from mandatory issue of e-invoicing in terms of this for all supplies of goods and services and therefore will not be required to issue e-invoice with respect to any supply made by it। तो हम ई इनवॉइसिंग से छुटकारा नॉट फॉर अ गुड और सर्विस दे रहे, एंटिटी को दे रहे हैं, वो एंटिटी ए दे, बी दे, सी दे, उससे फर्क नहीं पड़ता। और ई वे बिल आपको याद होगा 10-15 हमने ऐसे चीजें देखी थी, आइटम्स देखे थे जहां पर ई वे बिल इशू करने की जरूरत नहीं है, उसमें ज्वेलरी भी थी। लेकिन अब ज्वेलरी में एक्सक्लूड कर दिया है इमिटेशन ज्वेलरी को। इमिटेशन ज्वेलरी होता है आर्टिफिशियल ज्वेलरी, यानी कि अगर कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ऊपर की है तो इमिटेशन ज्वेलरी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी ई वे बिल चाहिए। तो पहले वर्ड था ज्वेलरी, ज्वेलरी इमिटेशन हो या नेचुरल ज्वेलरी या रियल ज्वेलरी हो, उसके लिए ई वे बिल की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने रूल 138 सब रूल 14 को अमेंड करके कह दिया है इमिटेशन ज्वेलरी के लिए ई वे बिल चाहिए अगर कंसाइनमेंट वैल्यू 50 से ऊपर है। वर्ड ये था ना ज्वेलरी, गोल्ड स्मिथ, सिल्वर स्मिथ, तो इसमें ज्वेलरी में एक्सक्लूड कर दिया है यस इमिटेशन ज्वेलरी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है पेमेंट ऑफ जीएसटी। पेमेंट ऑफ जीएसटी में आपको कैश लेजर में फंडिंग डालनी पड़ती है अगर आपके पास कुछ टैक्सेस जो क्रेडिट लेना है वो कम रह जाए,
और बाकी ऑब्वियसली आपको पता ही है कैश लेजर से तो यू कैन पे एनी काइंड ऑफ अ लायबिलिटी। उसमें पैसा कहाँ से आएगा कैश लेजर में? उसमें आप इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इस तरीके की फैसिलिटीज हैं आपके पास, आरटीजीएस, एनईएफटी, उससे आप पैसा जमा करवा सकते हैं। दो नए पैसा जमा करवाने के तरीके डाले गए हैं, वो पहले मैं बता दूं जी। वो दो नए आ गए हैं, यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, दिस इज एन ऑनलाइन सिस्टम ऑल्सो, एंड इमीडिएट पेमेंट मोबाइल सर्विस, ये आपका मोबाइल के थ्रू ऑनलाइन में। तो यस, अब आप फंडिंग अपने कैश लेजर में इंटरनेट बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, और ऑफलाइन में एनईएफटी, आरटीजीएस, ओवर द काउंटर पेमेंट 10,000 पर टैक्स पीरियड, पर टैक्स चलान, ये कर सकते हैं। तो टू न्यू वेज ऑफ फंडिंग और टू न्यू वेज ऑफ एडिंग फंड्स, यूपीआई और आईएमपीएस डाला गया है। अच्छा जी, और आपको याद होगा कैश लेजर का जो बैलेंस होता है, कैश लेजर का जो बैलेंस होता है वो आप उसमें मेजर हेड्स होते हैं 5, मेजर हेड्स 5 क्या होते हैं सर? अरे बेटा, जैसे आपका आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और जीएसटी सेस। और माइनर हेड्स क्या होते हैं बेटा? माइनर हेड्स होते हैं टैक्स, इंटरेस्ट, फीस, पेनल्टी और अदर अमाउंट, ठीक है ना? तो आप किसी भी तरीके से क्रॉस यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। आईजीएसटी का मेजर हेड से आप टैक्स का पैसा है तो इंटरेस्ट में डाल सकते हैं, फीस में डाल सकते हैं, पेनल्टी में चेंज कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए जीएसटी पीएमटी 09 फॉर्म जनरेट ऑनलाइन करना पड़ता है, एंड यू कैन शिफ्ट द बैलेंसेस। ये मेजर टू माइनर, मेजर टू माइनर या माइनर टू मेजर, मेजर टू मेजर, माइनर टू माइनर, किसी भी तरीके की शिफ्टिंग अलाउड है, लेकिन ये एक जीएसटीएन के अंतर्गत होती है। एक जीएसटी, रामलाल का जीएसटीएन है, वो रामलाल अपने जीएसटीएन के अंदर लेजर्स में, कैश लेजर में शिफ्ट कर सकता है। लेकिन रामलाल का एक दूसरा जीएसटीएन भी है, लेकिन पैन एक ही है, यानी कि बंदा एक ही है। ये जीएसटीएन उसका दिल्ली का है, ये जीएसटीएन उसका यूपी का, अनदर ब्रांच का, पैन एक ही है। अब गवर्नमेंट ने कहा है आप वन जीएसटीएन से दूसरे जीएसटीएन के कैश बैलेंस में भी शिफ्ट कर सकते हो। बस ये याद रखना है, सीजीएसटी का बैलेंस आपको दूसरे जीएसटीएन सेम पैन में सीजीएसटी कैश लेजर में शिफ्ट कर सकते हैं या आईजीएसटी में शिफ्ट कर सकते हैं, ये बात याद रखनी है। यस, अभी तो क्या था, शिफ्टिंग जो थी वन जीएसटीएन के अंतर्गत ही कैश लेजर, खुली छूट थी, आप इधर से इधर जाइए, इधर से इधर जाइए, इधर से इधर जाइए, इधर से इधर जाइए, कोई फर्क नहीं है। लेकिन अब गवर्नमेंट कह रही है भाई आप अपने ट्रांसफर कर सकते हो कैश बैलेंस को एक जीएसटीएन का सीजीएसटी बैलेंस दूसरे सीजीएसटी, हाँ ये मेजर हेड है, ये भी मेजर है, ये भी मेजर है, इसका मेजर से यहाँ पर इंटरेस्ट के अंदर था पैसा, टैक्स का था, वो वहां पर शिफ्ट कर सकते हो। तो सीजी का जो बैलेंसेस है मेजर या माइनर के अंदर, वो आगे सीजीएसटी मेजर या माइनर में जा सकते हैं, आईजीएसटी मेजर या माइनर में जा सकते हैं। आइए जरा पढ़ लीजिए, आप अपने में तो शिफ्ट कर ही सकते हैं ये सारी बातें, यहाँ पर डिस्टिंक्ट पर्सन में भी फ्रॉम सीजीएसटी टू सीजीएसटी और आईजीएसटी, हाँ वहां के एसजीएसटी में नहीं कर सकते कि वो दूसरा स्टेट है, यूटी में नहीं कर सकते, सेस में नहीं कर सकते, ये इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बच्चे, ये मैंने आपको बता ही दिया यूपीआई और आईएमपीएस की बात। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, हाँ जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है सेक्शन 50 के अंतर्गत, इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन होती है सेक्शन 50 के अंतर्गत, उसका 18% पर एनम होता है इंटरेस्ट, अगर कोई रॉन्ग क्रेडिट आपने नहीं लिया हुआ है। लेकिन अगर रॉन्ग क्रेडिट भी ले लो तो उसका पहले इंटरेस्ट पेबल है 24%। नॉर्मल जीएसटी जमा नहीं करवाया तो उसका डिले का ब्याज था 18, और जीएसटी अगर आपने ओवर क्रेडिट, ज्यादा क्रेडिट ले लिया है ना, रॉन्गली यूटिलाइज कर लिया है, तो वो भी रिटर्न करना पड़ता था, उसका ब्याज था 24%। तो वो 24% को भी गवर्नमेंट रेट्रोस्पेक्टिवली जिस दिन से जीएसटी आया उसको भी 18% कर दिया है। तो जहां पर आपने रॉन्ग क्रेडिट ले लिया था या यूटिलाइज कर लिया था, वो रेट था 24% का ब्याज, जहां से आपने यूटिलाइज किया, जब आपने जमा करवाया उसको भी गवर्नमेंट ने घटाकर 18% रेट्रोस्पेक्टिवली
कर दिया है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन की जो बात आती है, मैं जल्दी से एक आपको गाइड कर देता हूँ। जीएसटी का मान लीजिए अप्रैल अप्रैल 2023 की बात है, आपको 20 मई 2023 तक जमा करवाना था। हाँ जी, और 1 लाख रुपए आपकी आउटपुट टैक्स था और 80,000 रुपये का आपका आईटीसी था और आपका 20,000 रुपये जीएसटी पेएबल था, और आपने इसको जमा 20 की जगह 30/5 को करवाया, तो आप पे ब्याज कितना लगेगा? 20,000 रुपये लगेगा बेटा, जो कैश लेजर से पेएबल था, मल्टीप्लाइड बाय 18/100 इंटू 10/365। मैं लीप ईयर को इग्नोर कर रहा हूँ, या चलो आप इसको, नहीं तो 366 करना पड़ेगा क्योंकि 23-24 लीप ईयर है। जैसे एग्जाम के लिए आपसे 22-23 ही पूछा जाएगा, तो हम 22-23 ही रखे ना भैया, तो 22, 22 और 22, तो इंटू 10/365। ठीक है, एक बात ये। दूसरी बात क्या हुई, अप्रैल 2022 का आपको जमा करवाना था 20/5/2022 तक, और आपने GSTR 3B फाइल कर दी बेटा। यस, 20/5/2022 तक कर दी, गुड बेबी की तरह। यहाँ तो डिले हुआ आपका, यहाँ पर आपने GSTR 3B लेट फाइल करी, तो सब कुछ लेट चला, तो वहां पर तो गवर्नमेंट ने कहा नेट बैलेंस पर ही आपको ब्याज लगेगा, आईटीसी यानी कि ग्रॉस अमाउंट पे नहीं देना ब्याज, नेट पे देना। ये तो बात क्लियर हो गई। अब आपने रिटर्न तो टाइम से फाइल कर दी, लेटर ऑन डिस्कवर किया, आपने डिस्कवर किया सितंबर 2022 में कि आपने अनपे किया है अमाउंट, कितना, मान लीजिए 40,000 का अनपे किया, 40,000 का इस महीने का पता चला, यहाँ पर अगस्त का रिटर्न तो आपने भर दी थी ना, ये तो गलती है ना आपकी। इसमें से आपने आईटीसी लिया है 15,000 का, और अब आपको पे करना पड़ेगा बैलेंस अमाउंट 25,000 का। गवर्नमेंट कहती है भाई साहब ये गलती आपकी है, इसके लिए हम आपको सजा देंगे। अब आपने रिटर्न तो टाइम से भर दी थी ना, वहां तो डिले हो ही गया था। डिले का रीजन था कि भैया डिले हो गया, चलो हमने नेट पे लगाया, अब इसमें तो रिटर्न भर चुके थे और फिर कोई गलती निकली, तो यानी कि आपकी कैलकुलेशन की गलती है। अब आपका जो ब्याज लगेगा वो 40,000 रुपए पे लगेगा, ग्रॉस पे लगेगा, 18/100 लगेगा, और वो दिन निकलेगा 20/5 से ना, 21/5/2022 से। अब आप जमा कराओगे 20 अक्टूबर तक, तो 20 अक्टूबर 2022 तक ब्याज लगेगा। ये लो जी, तो फर्क ये है, अगर आपकी डिलेड रिटर्न फाइलिंग थी तो हम ग्रॉस पे नहीं लगाते, नेट पे लगाते हैं। अगर रिटर्न आपने टाइम से भर दी थी यानी कि उसमें कोई गलती निकली है, उस केस में फिर ग्रॉस पे ब्याज निकलेगा और 21/5 से लगाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट बात आती है बच्चों आपकी, यस 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 यस, अब ये क्लैरिफिकेशन दी हुई है कि भाई अपना कैश लेजर का पैसा कैसे इस्तेमाल करना है, क्रेडिट लेजर का पैसा कैसे इस्तेमाल करना है, ये तो आपको पता ही है। दिस यू नो कि भाई whether the amount available in the electronic credit ledger can be used for making payment of tax under the GST laws. Yes, in terms of 49(4), the amount available in electronic credit ledger may be used for making any payment towards output tax under the CGST, IGST, subject to the provisions of the utilization. So Rule 86(2) provides for debiting the electronic credit ledger to the extent of discharge of any liability in respect with the provision of 49A, 49A, 49B. So further, output tax in relation to taxable person who is registered or liable to be registered in 2024 is defined in section 282 as a tax chargeable on taxable supply services or both, but excludes tax payable on reverse charge mechanism. Accordingly, it is clarified that any payment towards output tax, whether self-assessed in the return or payable as per the proceedings instituted under the provision of GST law, can be made by utilization of the amount available in the credit ledger. Credit ledger से टैक्सेस ही जा सकते हैं ऑब्वियसली, और कैश लेजर से एनी लाइबिलिटी, नो 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 नो, क्रेडिट लेजर से टैक्स से जाएगा, एनी लाइबिलिटी नहीं जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये इंटरेस्ट नहीं जाएगा, फीस नहीं जाएगा, पेनल्टी नहीं जाएगा, अदर अमाउंट नहीं जाएगा, ओनली टैक्स से जाएंगे। और कैश लेजर से बेटा एनी लाइबिलिटी जाएगा। तो ये तो क्लैरिफिकेशन है, कंफ्यूजन अगर हो किसी को। हाँ जी, देखो जी, सेक्शन 42 और 43 जो थे
वो हट चुके हैं, क्योंकि आपको याद होगा GSTR 2 रिटर्न एक्टिवेट हुई नहीं, जो एक इनवर्ड रिटर्न फाइल करनी पड़ती थी, और GSTR 3 भी एक्टिवेट नहीं हुई, क्योंकि GSTR 3 की जगह 3 भी बन गई, 2 एक्टिवेट नहीं हुई। समझ रहे मेरी बात? तो कुछ सेक्शंस थे जो उनके लिए बने थे, उस टाइप के कॉन्सेप्ट्स के लिए, जो रिटर्न एक्टिवेट ही नहीं हुई 2 और 3, तो गवर्नमेंट ने 42 और 43 सेक्शन डिलीट कर दिए, हम पढ़ते भी नहीं थे इनको। तो रूल 85 भी अमेंड कर दिया गया, उसके अंदर भी आपका रूल 85 क्या है, लाइबिलिटी रजिस्टर का है, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर को मेंटेन कैसे करते हैं, उसमें रेफरेंस था सेक्शन 42-43 का, तो गवर्नमेंट ने वो सेक्शन 42-43 के रेफरेंस को हटा दिया गया है। बस ऑब्वियसली ये तो पता ही है हमें, लाइबिलिटी रजिस्टर टैक्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। लाइबिलिटी रजिस्टर में क्या मेंशन होता है, आपकी टैक्स की लाइबिलिटी, इंटरेस्ट की लाइबिलिटी, लेट फीस की लाइबिलिटी और एनी अदर अमाउंट की लाइबिलिटी। उसमें जो प्रोसीडिंग्स हैं उसकी लाइबिलिटी भी आती है, ठीक है ना। चलिए, और ब्याज का अमाउंट भी आता है। नेक्स्ट बेटा, कैश लेजर का जो अमाउंट है वो अपडेटेड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ई स्क्रॉल ऑफ द RBI इन केस ऑफ फेलियर ऑफ द बैंक टू कम्युनिकेट डिटेल्स ऑफ चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर टू द कॉमन पोर्टल। देखो जी, बैंक में जब आप जमा करवाते हैं, देखिए, वेयर द बैंक फेल्स टू कम्युनिकेट द चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर टू द टैक्स ऑफ द टैक्सेस पेड थ्रू द ई पेमेंट मोड टू द GST सिस्टम। आपने ऑनलाइन पे किया, चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर आया, बैंक वाले उसको भेजते हैं RBI के पास, लेकिन कभी कभार उसमें कुछ डिले हो गया, तो क्या RBI के पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंची हुई है ऑटोमेटिकली, बैंक ने अपडेट तो नहीं करी, लेकिन RBI के पास तो इंटीमेशन होती है, उसके बेसिस पे क्या हम आपको ये मान लें कि कैश लेजर में जमा हो गया? देयर इज नो provision in the CGST rules provide updation of the electronic cash ledger based on e-scroll of the RBI। बात समझो, आपने पैसा जमा करवाया ऑनलाइन, चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट हुआ था, फिर वो बैंक वाले आगे भेजते हैं RBI के पास, उसमें कोई डिले आ जाए, कोई माल फंक्शन हो जाए सिस्टम में, RBI के पास तो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो आता ना, सच ECL of the taxpayer are updated next day based on RBI e-scroll file containing a successful payment made against the CIN shared by the banks with RBI। तो आप डायरेक्टली एक रूल बना रहे हैं कि हमें RBI की डिटेल के बेसिस पे भी आपका कैश लेजर क्रेडिट उसमें आ सकता है। Where the bank fails to communicate details of the चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर टू द कॉमन पोर्टल, जो GST का पोर्टल है, उससे आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अपडेट होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में बी अपडेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ई स्क्रॉल ऑफ द RBI in case the details of the said e-scroll are in conformity the details of चालान जनरेटेड ऑन द कॉमन पोर्टल। ठीक है ना, तो आपने चालान जनरेट किया, बैंक वाले उसका CIN नंबर RBI को भेजते हैं, उसमें डिले हो जाए तो जो RBI का स्क्रॉल होता है उसके बेसिस पे भी आपको क्रेडिट आपके कैश लेजर में आ सकता है। हाँ जी, नेक्स्ट है बेटा GST के रिटर्न्स, लास्ट टॉपिक। GST के रिटर्न्स में हम कह रहे हैं जी, जो आपकी GSTR 1 रिटर्न होती है, GSTR 1 रिटर्न होती है, इनवॉइस फाइलिंग फैसिलिटी होती है, उसको रोक देंगे। वी विल नॉट अलाउ यू टू फर्निश आउटवर्ड रिटर्न इन GSTR 1 और विल नॉट अलाउ यू टू यूज इनवॉइस फाइलिंग फैसिलिटी इफ आपके पेंडिंग रिटर्न्स हैं। आइए, रूल 59(6) स्टिपुलेट्स द केसेस वेयर रजिस्टर्ड पर्सन इज डीबार्ड from furnishing details of outward supplies in GSTR 1 or IFF has been amended with effect from 1st January 2022 as follows. A registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies in GSTR 1 if he has not furnished a return in GSTR 3B return for the preceding month। ये preceding month, पहले 2 months होता था, तो अगर आपकी GSTR 3B पिछले महीने की पेंडिंग चल रही है तो कमिंग मंथ का GSTR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। हाँ जी, रजिस्टर्ड पर्सन जो QRMP वाला है, ये नॉन QRMP वाला होगा ना बेटा। अगर रजिस्टर्ड पर्सन QRMP वाला है तो वो अपने क्वार्टर की GSTR 1 या IFF यूज नहीं कर पाएगा अगर प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड या प्रीसीडिंग क्वार्टर की रिटर्न 3B वाली पेंडिंग है। तो पहले 2 का था, अब ये कर दिया गया है। हाँ जी, ये रूल 86 भी जब लगता है वो 50 लाख से ऊपर की जिनकी वैल्यू होती है उनको मिनिमम मैक्सिमम 99% क्रेडिट लेजर यूज करना होता है, ठीक है ना। और जिसपे ये रूल लागू हो गया, हाँ पढ़िए जरा,
ये डिलीट कर दिया। अ रजिस्टर्ड पर्सन इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम यूजिंग द अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर टू डिस्चार्ज हिज लायबिलिटी towards tax in excess of 95% of such tax liability under Rule 86B of the CGST rule shall not be allowed to furnish details of outward supply form GSTR1 or IFF if has not furnished a return in GSTR3B for the preceding tax period। अब वो लाइन ऊपर आई गई है तो अलग से यहाँ पर लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वहां पर प्रीसीडिंग वर्ड था खाली, वहां पर पहले 2 मंथ्स था, तो ये लाइन की अब रेलेवेंस नहीं रहेगी क्योंकि अब 1 महीने का डिफॉल्ट ही अगर 3B में है तो हम आपको करंट ईयर की जीएसटीआर करंट मंथ की जीएसटीआर1 फाइल करने नहीं देंगे। तो इस लाइन का भी लॉजिक अब नहीं रहा। सीधी सी सरल शब्दों में बोला जाए, अगर आप नॉन क्यूआरएमपी हैं, जीएसटीआर1 फाइल करना चाहते हैं तो प्रीसीडिंग 3B का डिफॉल्ट खत्म करिए। अगर वो पेंडिंग है तो आपको हम जीएसटीआर1 की फाइलिंग नहीं करने देंगे। अल्टीमेटली मरेगा जो जीएसटीआर1 फाइल नहीं करेगा, उसका खरीदार भी मरेगा कि उसको भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। और जो क्यूआरएमपी स्कीम वाले हैं उनका भी हम जीएसटीआर1 रोक देंगे अगर जीएसटीआर3 प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड लास्ट क्वार्टर का पेंडिंग है। हाँ जी, समझ गए। हाँ जी, नेक्स्ट बेटा ये देखिए जरा, एक नया रूल 88C डाला है। पहले हम रूल 88C को देख लें। डिफरेंस आ रहा है आपकी जीएसटी लायबिलिटी में जो आपने जीएसटीआर1 में दिखाई है, यस, और जो आपकी जीएसटीआर3B के अंदर डिफरेंस आ रहा है, तो मिसमैच आ रहा है जीएसटीआर1 और जीएसटीआर3B में। पढ़िए जरा। अ रजिस्टर्ड पर्सन टू एन इंटीमेशन हैज बीन इशूड on the common portal under the provision of rule 88C discussed, अभी जो मैं करवाऊंगा, in respect of tax period shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37 in GSTR1 or using invoice furnishing facility for a subsequent tax period। आगे नहीं कर पाएंगे unless जो difference है वो आपने जमा करवा दिया हो या आपने रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री दे दिया हो। तो किसी भी महीने 88C लग गया है, डिफरेंस आया जीएसटीआर1 में और जीएसटीआर3B में, तो आगे वाले महीने की जीएसटीआर1 या आईएफएफ आप यूज नहीं कर पाएंगे। अब ये 88C के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें, बस अब ज्यादा अमेंडमेंट में टाइम लगेगा नहीं। एक बार हम आपका 88C के बारे में चर्चा कर लें। नटशेल में चीजें छोटी होती हैं लेकिन दिखने में बहुत बड़ी लगती हैं, इसलिए आप डरिएगा नहीं। ये रहा जी 88C, where the tax payable by registered person in accordance with the statement of outward supplies furnished by him in GSTR1 or using IFF in respect of tax period exceeds the amount of tax payable by such person in accordance with the return for that period in GSTR3B। तो 3B और 1 में मिसमैच आया है, या तो आप जमा करवा दीजिए, है ना, या कोई एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, नहीं तो हम आपका आगे वाला GSTR1 सब्सिक्वेंट मंथ्स का हम आपको फाइल करने नहीं देंगे, ये बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बच्चों आगे बढ़ते हैं, कहाँ गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, आपको पता ही है GSTR2B फॉर्म जब सप्लायर GSTR1 भरता है तो 2B ऑटोमेटिकली ऑटो जनरेटेड होती है कॉमन पोर्टल में, आपको इंटीमेशन आता है तो अब उसको ऑटो पॉपुलेटेड करके वर्ड को लिख रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता था, क्योंकि GSTR2 जो थी वो तो एक्टिवेट हुई नहीं ना। तो GSTR2A जो रियल टाइम स्टेटमेंट है और 2B जो पूरा आपका पूरा कंसोलिडेटेड मंथ का ऑटोमेटिकली आती है आपके पास, तो उसकी लैंग्वेज में चेंज हो रहा है या उसको हमने ऑटो पॉपुलेटेड या ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट वर्ड को लिखा है जहां पर भी उसकी डेफिनेशन है। अच्छा बेटा, क्योंकि GSTR2 जो रिटर्न है वो एक्टिवेट हुई नहीं, ये सारे रूल्स को डिलीट कर दिया गया है। हमने इनकी वैसे भी चर्चा क्लास में नहीं करी थी, इसलिए इनके हमें डिलीट हो गए हैं, इसलिए क्योंकि वो एक्टिवेट ही नहीं हुआ था GSTR2 जो परचेज रिटर्न फाइल करनी होती थी। अब आपको कौन सी रिटर्न फाइल करनी है? GSTR1 सेल के रिटर्न और GSTR3 कंसोलिडेटेड मंथली रिटर्न जिसमें परचेज सेल दोनों आता है, खाली परचेज की कोई रिटर्न नहीं जाती। तो ये सारे रूल्स भी गवर्नमेंट डिलीट करती है। उसके बाद जो GSTP होते हैं, GST प्रैक्टिशनर्स, वो खाली अब आउटवर्ड सप्लाई के रिटर्न भर सकते हैं GSTR1। हाँ जी, ऑन बिहाफ ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन दे कैन नॉट फाइल रिटर्न्स फॉर इनवर्ड सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई की तो कोई रिटर्न अब होती ही नहीं है वैसे भी, यानी कि इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं वो GSTR3 नहीं भर सकते, वो GSTR1 फाइल कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट ये मान रही है कि इतने वो कहने के GST प्रैक्टिशनर के पास उतनी स्किल्स नहीं है, गवर्नमेंट ये मान रही है एज कंपेयर टू अदर प्रोफेशनल्स।
तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जीएसटी प्रैक्टिशनर्स ओनली अलाउड टू फर्निश डिटेल्स ऑफ ओनली आउटवर्ड सप्लाईज एंड नॉट इनवर्ड सप्लाईज ऑन बिहाफ ऑफ रजिस्टर्ड पर्संस। नेक्स्ट है बेटा ये रेफरेंस जब GSTR 1A 2 3 जो एक्टिवेट ही नहीं हुए उनको गवर्नमेंट डिलीट कर रही है लॉ से। और अब आ जाइए सेक्शन 37 जो GSTR 1 का है। तो GSTR 1 रिटर्न में जो चेंजेस आई हैं, वैसे आपको पता है रियल लाइफ में 11 तक फाइल होती है और कमिश्नर उसको एक्सटेंड कर सकता है। हाँ, लॉ में तो लिखा है 10 तारीख, लेकिन रियल लाइफ में ये 11 तक फाइल होती है। और जो इसमें कोई मेजर चेंज जो आया है लॉ के अंदर, हाँ, जो अगर कोई ओमिशन मिलता है आपको इस रिटर्न में किसी भी मंथ में, तो 30 नवंबर तक अगले साल के आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। ये जी, ये पढ़ लीजिए। फॉर एनी टैक्स पीरियड अपॉन डिस्कवरी ऑफ एनी एरर or omission thereon, rectify such error or omission in such manner as we prescribe and pay the tax and interest if any, in case there is short payment of tax on account of such error or omission in the return to be furnished for such tax period. No rectification or omission in respect of details furnished under subsection 1 shall be allowed after 30th November following the end of the financial year to which such details pertain. तो नेक्स्ट ईयर की 30 नवंबर तक इसमें ओमिशंस हो तो आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, ये मेन बात है। और ये अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज अंडर सब सेक्शन 1, यानी कि GSTR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे फॉर अ टैक्स पीरियड द डिटेल्स ऑफ द आउटवर्ड सप्लाईज फॉर एनी ऑफ द प्रीवियस टैक्स पीरियड हैज नॉट बीन फर्निश्ड। तो वही वाली बात आ गई ना, GSTR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे अगर 3B का डिफॉल्ट है, 3B फाइल नहीं कर पाएंगे अगर 1 का डिफॉल्ट पेंडिंग है। हाँ जी, ऑब्वियसली उसको आगे गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन काउंसिल स्पेसिफाई अ रजिस्टर्ड पर्सन टू फर्निश डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इवन दो उसने पुराना अपना प्रीवियस टैक्स पीरियड में रिटर्न्स फाइल नहीं करी है। तो ये तो जनरल बात है। तो रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फॉर अ टैक्स पीरियड, अगर पुरानी उसकी जो प्रीवियस टैक्स पीरियड में जो GSTR 1 फाइल करनी थी वो फाइल नहीं करी है, और 3B अगर पेंडिंग है तो फिर भी 1 नहीं जाएगी, इस बात को याद रखना। तो रिटर्न डिफॉल्टर्स हैं तो ऑब्वियसली अभी करंट रिटर्न्स नहीं जाती। सेक्शन 38 जो पहले था इनवर्ड रिटर्न का, अब उसमें ऑटो पॉपुलेटेड 2B स्टेटमेंट मिलेगी, वो ये बात लिख दी गई है, तो इसमें भी कोई ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। और सेक्शन 39 जो आपका 3B का रिटर्न है, यस, इसमें क्या कह दिया है देखिए जरा, इसमें आपको ऑटोमेटिकली अपना आप क्रेडिट लेके बैलेंस टैक्स जमा करवाना है, यही कह रहे हैं। और जो मेन बात है जो इसमें चेंज दिख रही है मुझे, 30 नवंबर वही ओमिशंस और रेक्टिफिकेशन नेक्स्ट ईयर के 30 नवंबर तक कर सकते हैं। तो GSTR 1 रिटर्न में भी और GSTR 3B रिटर्न में भी ओमिशन और रेक्टिफिकेशन नेक्स्ट ईयर के 30 नवंबर तक कर सकते हैं। यस, और गाइस यहाँ पर भी क्या लिखा है, a registered person shall not be allowed to furnish return of tax period if the return of any of the previous tax period of outward supplies under section 37 for the tax period has not been furnished by him। अगर आप 3B फाइल नहीं करने देंगे अगर GSTR 1 का आपका डिफॉल्ट पेंडिंग है तो, बस। चलिए, हाँ जी, सेक्शन 41 ये एक टेक्निकल अमेंडमेंट है। एवरी पर्सन शैल सब्जेक्ट टू सच कंडीशन रिस्ट्रिक्शन एज वी प्रिस्क्राइब be entitled to avail the credit of eligible input tax as self-assessed in his GSTR 2B return and such amount shall be credited to the electronic credit ledger। तो आप 2B रिटर्न भरेंगे तो आपका क्रेडिट पक्का हो जाता है। The credit of input tax availed by registered person in subsection 1 in respect of such supplies of goods or services or both tax payable thereon shall not be paid by the supplier। अगर आपने जिससे खरीदा उसने टैक्स जमा नहीं करवाया तो आपको टैक्स रिवर्स करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, और फिर सप्लायर टैक्स जमा करवा दे तो आप यू कैन री अवेल द क्रेडिट। तो पहले क्रेडिट लेते हैं, फिर रिवर्स मारना पड़ेगा, फिर री अवेल करना पड़ेगा। नेक्स्ट 42, 43, 43A ओमिट हो गए हैं क्योंकि कुछ रिटर्न एक्टिवेट ही नहीं हुई। सेक्शन 47 जो लेट फाइलिंग का है, लेट फाइलिंग की फीस का है लेट फाइलिंग की फीस अगर हम आपको दिखाएं, वो लेट फाइलिंग की फीस का जो सेक्शन 47 है वो ये है कि 37 की रिटर्न 38 की रिटर्न अब चली गई है ना, क्योंकि उसके जगह 2B फॉर्म है। 39 की रिटर्न 45, इसमें 52 और डाल दिया है जब TCS की रिटर्न होती है। मैक्सिमम लेट फीस 100 रुपये पर डे, मैक्सिमम 5000 रुपये, ये CGST एक्ट की है, सिमिलरली SGST एक्ट की है,
और जो एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो लेट फीस 100 रुपीज पर डे, मैक्सिमम 0.25% ऑफ द टर्नओवर। हमने पहले ही पढ़ लिया था GSTR 1 और 3B की जो लेट फीस है वो ऑलरेडी चेंज हो चुकी थी, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। अब जो लेट फीस एनुअल रिटर्न की है वो भी गवर्नमेंट ने चेंज कर दी है। जो 44 सेक्शन में लेट फीस एनुअल रिटर्न जाती है उसकी थी 100 रुपीज प्लस मैक्सिमम 0.25% ऑफ द टर्नओवर। तो गवर्नमेंट ने अब उसका स्लैब बना दिया है। यस मेरे प्यारे बच्चों, लेट फीस का जो स्लैब बना दिया है वो ये है। हाँ जी, एनुअल रिटर्न का अगर आपकी टर्नओवर जिस साल की रिटर्न भर रहे हैं अप टू 5 करोड़ है तो उस केस में मैक्सिमम लेट फीस 50 रुपए पर डे, 25 रुपए CGST और 0.04%, नॉट 2.5, नॉट 0.25, 0.04, 0.04 टोटल हो गया 0.02 एंड 0.02 CG और SG विच एवर इज लोअर। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा की है और 20 करोड़ तक की है तो 100 रुपीज पर डे, 50-50 अंडर द बोथ एक्ट्स एंड 0.04, 0.02 एंड 0.02 विच एवर इज लोअर। और अगर रजिस्टर्ड पर्सन 20 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है तो 200 रुपए पर डे, 100 रुपए एंड 0.5% यानी कि 0.25 एंड 0.25 विच एवर इज लोअर। ठीक है ना जी। और बच्चों ये भी हमने बात कर ली, GSTP की भी बात कर ली, हो गया जी। चलिए तो आज जो हमने किया आइए जरा 5 मिनट लगा के रिवाइज कर लें, क्योंकि रिवीजन से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हमने आज क्या क्या बातें करी। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं जो हमने आज बात करी है बेटा। हाँ जी, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। 40 लाख की लिमिट के 3 प्रोडक्ट्स थे, 4 प्रोडक्ट और डाल दिए गए हैं, 7 प्रोडक्ट्स हो गए हैं और वो फ्लाई ऐश में 90% वाली कंडीशन भी हटा दी गई है। दूसरी बात, अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, रिटर्न डिफॉल्टर है, QRMP के लिए आपने 2 क्वार्टर्स की कंसेक्यूटिवली फाइल ना करी हो, नॉन QRMP ने 6 महीने कंसेक्यूटिव रिटर्न फाइल ना करी हो। यस मेरे प्यारे बच्चों, और जो कॉम्पोजिट डीलर है उसने 3 महीने का डिले कर रखा हो। रिटर्न आपके डिफॉल्ट्स हैं, रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाएगा। आप अगर रिटर्न का डिफॉल्ट पूरा कर देते हैं तो डीम टू बी रिवोक हो जाएगा अनटिल अनलेस कैंसिल हो चुका पहले ही। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हमने फिर बात करी पैन बेस्ड आपका आधार ऑथेंटिकेशन या ईमेल के थ्रू, OTP थ्रू होता था। अब रिस्क बेस्ड केसेस के अंदर बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन होगा उन लोगों के लिए जो आधार ऑथेंटिकेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम बात करते हैं, ये पढ़ लीजिएगा थोड़ा थोड़ा मटेरियल बीच का। और उसके बाद इनवॉइसिंग की लिमिट 20 करोड़ से 10 करोड़ की हो गई, यानी तो फाइनेंशियल ईयर 1 अक्टूबर 2022 से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और लोकल अथॉरिटी के लिए इनवॉइसिंग की आवश्यकता नहीं है। यस, और QR कोड जो UIN नंबर को सप्लाई करेगा वो B2C माना जाएगा, QR कोड होना चाहिए। कभी कभार पेमेंट डिवाइस पर QR कोड दिखा तो देते हो लेकिन इनवॉइस का नंबर नहीं होता, तो कुछ उसमें रेफरेंस नंबर होना चाहिए सो दैट यूनिक नंबर, सो दैट लिंक किया जा सके। पार्ट पेमेंट्स पे QR कोड नहीं होता, बाकी पेमेंट्स पे QR कोड होता है, क्योंकि एडवांस पेमेंट पे सॉरी QR कोड नहीं था। तो आप दोनों को लिंक करके इनवॉइस पे डिटेल्स बताएंगे। और क्रेडिट नोट की टाइम लिमिट वो ही है जो आपकी क्रेडिट लेने की टाइम लिमिट है, 30 नवंबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर, और एनुअल रिटर्न फाइलिंग विच एवर इज अर्लियर। ई इनवॉइसिंग है तो फिजिकल कॉपी को कैरी करने की जरूरत नहीं है इनवॉइस की। इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू किया जा सकता है, लेकिन डिटेल्स इनवॉइस की और बिल ऑफ सप्लाई की होनी चाहिए। और ई इनवॉइसिंग की डिटेल अगर ई इनवॉइसिंग में आप एग्जाम एज अ सप्लायर, एज अ एंटिटी आप ABCD कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस देंगे तो आपको ई इनवॉइस इशू नहीं करना है, क्योंकि एंटिटी एग्जेम्प्ट है। और इमिटेशन ज्वेलरी पर ई-वे बिल आ गया है। कैश जमा करवाने के लिए कैश लेजर में आपके पास 2 नए तरीके आ गए हैं, ऑनलाइन तरीके आ गए हैं, IMPS और UPI। और अपना कैश लेजर का बैलेंस फ्रॉम CGST अपने दूसरे GSTN डिस्टिंक्ट पर्सन में ट्रांसफर कर सकते हैं। वहां के CGST और IGST मेजर माइनर वो देख लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और लेट पेमेंट की नॉन पेमेंट ऑफ GST ड्यू टू रॉन्ग क्रेडिट 24% का 18 कर दिया है। अगर रिटर्न डिले हो चुकी है तो नेट पर ब्याज लेंगे 18% का कैलकुलेशन में,
और रिटर्न टाइम से भर दी थी, बाद में कोई टैक्स निकल के आया तो ग्रॉस पे लेंगे, इस बात को याद रखिएगा। और कैश लेजर का पैसा तो आपको पता है किसी भी जीएसटी लायबिलिटी के लिए होता है, क्रेडिट लेजर ओनली फॉर आउटपुट टैक्स। रूल 85 जो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर उसमें मेंशन किया था सेक्शन 42-43 वो एक्टिवेट ही नहीं हुए। और ई स्क्रॉल ऑफ द आरबीआई के बेसिस पे आपका कैश लेजर अपडेट हो पाएगा अगर चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर भेजने में, जीएसटी पोर्टल पे पहुंचने पे। इनफैक्ट हमें ये बोलना चाहिए कि बैंक में आपने टैक्स जमा करवाया और चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर वो पहुंचा नहीं, आपके जीएसटी पोर्टल के पास अपडेशन नहीं हुई। बैंक के आरबीआई के पास तो अपडेशन हो जाती है लेकिन जीएसटी पोर्टल पे अपडेशन नहीं हुई, तो इसलिए आपका कैश लेजर क्रेडिट नहीं दिखाता। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि आरबीआई के पास इंफॉर्मेशन जो पहुंच गई होगी उसके आधार पर भी कैश लेजर अपडेट कर देंगे और मान लेंगे आपका पैसा आ गया। ठीक है। उसके बाद रिटर्न्स के अंदर बेटा हम आपको आउटवर्ड रिटर्न फाइल करने नहीं देंगे अगर प्रीसीडिंग मंथ का या प्रीसीडिंग क्वार्टर का आपका जीएसटीआर 3 भी पेंडिंग है ना। और अगर रूल 88C लग गया है तो जीएसटीआर 1 आईएफए फाइल नहीं कर पाएंगे जब तक वो डिफरेंस आप पे ना कर दो या एक्सप्लेनेशन देना दो। और जीएसटीआर 2 भी ऑटो पॉपुलेटेड है, ये हमें पता ही है। जीएसटी प्रैक्टिशनर आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न फाइल कर सकते हैं, इनवर्ड सप्लाई की नहीं। और सेक्शन 37 के अंदर पेंडिंग अगर आपका जीएसटीआर 1 है पिछले महीने का तो इस महीने जीएसटीआर 1 आप फाइल नहीं कर पाएंगे, इस बात को याद रखना। और अगर कोई ओमिशन और रेक्टिफिकेशन किसी भी महीने करना है तो अगले साल के 30 नवंबर तक मैक्सिमम, अगले साल के 30 नवंबर तक मैक्सिमम आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं रिटर्न को, जीएसटीआर 1 को। हाँ जी, ये भी मैंने आपको बता दिया। लास्ट मंथ की अगर जीएसटीआर 1 पेंडिंग है, प्रीवियस टैक्स पीरियड्स हैज नॉट बीन फर्निश्ड, ठीक है, गवर्नमेंट वेव कर सकती है किसी लोगों के लिए। 38 सेक्शन अब एक्टिवेट नहीं हुआ है लेकिन उसमें लैंग्वेज चेंज कर दी गई है, ऑटो पॉपुलेटेड 2 भी मिलेगा। पहले जीएसटीआर 2 रिटर्न भरनी पड़ती थी, वो एक्टिवेट ही नहीं हुई थी। और सेक्शन 39 के अंदर जो 3B रिटर्न है उसकी लैंग्वेज को भी थोड़ा ठीक किया गया है और उसको भी ओमिशन और रेक्टिफिकेशन को अगले साल के 30 नवंबर तक रेक्टिफाई कर सकते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको रिटर्न फाइल नहीं करने देंगे अगर आपका जीएसटीआर 1 रिटर्न आपने फर्निश नहीं करी है, यस, तो हम आपको 3B फाइल रिटर्न करने नहीं देंगे। और मेरे प्यारे बच्चों 41 सेक्शन टेक्निकल पॉइंट था क्रेडिट के लिए, और 47 में लेट फीस जो आपकी एनुअल रिटर्न की वो रैशनलाइज कर दी गई है। और दैट्स ऑल अबाउट इट। ये 88C जो नया रूल आया है ये मैंने आपको बता ही दिया है। गाइस टेक केयर, अब अमेंडमेंट्स हमारी कंप्लीट होती हैं और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, बी कॉन्फिडेंट एंड रॉक इट।